आज मेरे 5-6 सवाल हैं केजरीवाल जी से। इससे पहले कि वो अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना शुरू करें और ईमानदारी पर ढकोसला करें, लेकिन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो ना दें, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि लोकतंत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका जवाब देना अनिवार्य है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों को डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में भरोसा है, वो ये भी जानते हैं कि उनका जो विश्वास है वो मतदान पर होता है, ना कि मद्यपान पर। यहाँ पर ये मद्यपान पर भरोसा रखने वाले लोग दिखते हैं, जो जिस तरीके की इनकी एक्साइज पॉलिसी रही। मेरा पहला प्रश्न है 25 अक्टूबर 2021 को, और ये कागज आप सबके समक्ष में दिखाना चाहती हूँ। ये कागज है 25 दिसंबर 2021 को एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया इन सारी कंपनियों को जिनको मद्यपान से जुड़े हुए लिकर लाइसेंसेस दिए गए। इस पर क्या एक्शन हुआ, क्या कोई काम हुआ, नहीं हुआ, कार्रवाई हुई, नहीं हुई, और इसका क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या स्थिति है, ये बताएं। और तारीख नोट कर लीजिए 25 अक्टूबर 2021 को। अक्टूबर 25 अक्टूबर 2021। उसके बाद 14 जुलाई 2022, यानी सिर्फ एक हफ्ता पहले की बात है, जिसमें कैबिनेट नोट के बिना अप्रूवल के हफड़ तफड़ में, क्योंकि उसमें 48 घंटे का भी समय रहता है, जिसमें नोटिस जारी होने चाहिए 48 घंटे पहले एलजी के पास जाना चाहिए, बिना किसी काम के, बिना किसी प्रोसेस को फॉलो किए, बिना किसी नियम और कानून को फॉलो किए हुए 144.26 करोड़, मैं एक बार आंकड़ा दोबारा से चेक करके आपको बता देती हूँ, 144.36, 26 नहीं 36 करोड़, 144.36 करोड़ का जो वेवर है, क्या वो मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में उन कंपनियों को दिया गया बिना नियम, बिना कानून का पालन किए? फिर क्योंकि लिकर कार्टेल दिल्ली में चल रहा है, एक पूरा का पूरा एक गैंग है जो ये माफिया चला रहा है, और इसके दौरान 144.36 करोड़ का उनको जो है एग्जेम्पशन दी गई है लाइसेंस फी पर, जिसमें कि कोई अप्रूवल, कोई कैबिनेट नोट, कोई ऑथराइज्ड एजेंसी, किसी को इसमें जोड़ा नहीं गया, उससे किसी से बात भी नहीं की गई। और जब दिल्ली के अंदर डेल्टा वेव चल रही थी, उस दौरान यह हरकत हुई कि डेल्टा वेव के दौरान भारतवासी काम के अभाव में होटल, अस्पताल, बाकी चीज़ें बंद पड़ी थी। अस्पतालों का क्या हाल था आप सब जानते हैं। उन सब के अभाव में दिल्ली छोड़ कर जा रहे थे और उनके पास कोई रोटी रोजगार नहीं था। उस समय ये काम कर रहे थे कि डायरेक्ट ऑर्डर्स दे रहे थे कि 144.36 करोड़ जो है वो माफ कर दो। मेरा तीसरा सवाल कि L1 का जब टेंडर लगता है किसी भी कंपनी का, तो उस L1 के टेंडरिंग से पहले आपको कुछ जो है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देना पड़ता है। वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है 30 करोड़ का दिया गया एक कंपनी द्वारा, और उस 30 करोड़ के अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को अगर L1 की प्रोसेसेस को फॉलो नहीं किया, अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एयरपोर्ट अथॉरिटी का चाहिए था, कुछ और चाहिए था, आप वो काम नहीं करके आप अपना सरेंडर कर देते हैं, तो जो आपका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है वो फोरफीट हो जाता है, वो सरकारी खाते में, खजाने में चला जाता है। लेकिन इस केस के अंदर ये जो 30 करोड़ रुपए थे, बिना अप्रूवल, बिना प्रोसेसेस, बिना नियम, बिना कानून फॉलो किए हुए उस कंपनी को वापस किया गया। मेरा चौथा सवाल कि 50 रुपए जो विदेशी अल्कोहल है और खास तौर पे बियर, तो 50 रुपए पर केस की एग्जेम्पशन जो है वो एग्जेम्पशन दी गई बियर के केसेस पर जो इंपोर्टेड लिकर था, विदेश से आने वाला जो अल्कोहल था, लिकर था, उसके ऊपर 50 रुपए पर केस की एग्जेम्पशन, बिना किसी अप्रूवल के, बिना किसी कैबिनेट नोट के, बिना किसी ऑथराइज्ड एजेंसी के, बिना एलजी को सूचित किए, ये 50 रुपए भी पर केस कम किया गया, जिसकी वजह से जो दिल्ली की जनता है, उनके जो टैक्स के फायदे थे, जो उनको पैसा आना था, वो सब जो है जनता के पैसे का लगातार नुकसान किया गया। इसके बाद
जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है खाऊगली, खाऊगली नाम की जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसको इन्होंने 2 जोन्स के ठेके दिए हैं। 2 जोन्स के अंदर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका कैसे दिया, इसकी भी एक्सप्लेनेशन ये केजरीवाल जी तथ्यों के साथ दें तो हम सबको ईमानदारी का सर्टिफिकेट असेस करने में मदद होगी। एक कार्टलाइजेशन जो है टेंडरिंग प्रोसेसेस के अंदर कार्टलाइजेशन बंद होती है कि हम 4-5 लोग तय कर लें आपस में कि हम 4-5 कंपनियां फ्लोट करेंगे और उसी के आधार पर मिलजुल के हेराफेरी करके हम इकट्ठे टेंडरिंग में उतरे और टेंडरिंग प्रोसेस में कि इसको मिले तो मैं पार्टनर, मेरे को मिले तो ये पार्टनर, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अवैध है, इलीगल है, गैर कानूनी है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि इस सारी जो लिकर पॉलिसी है जिसके अंदर सब धांधलेबाजी हुई है, उसके अंदर कार्टलाइजेशन की प्रोसेस जारी थी। मंगूटा एक कंपनी है, वो मंगूटा कंपनी एक इंडोस्प्रिट और एक खाऊगली, ये 3-4 कंपनियों की कार्टलाइजेशन के बाद ये काम हुआ और इन सब के पीछे श्रीनिवास आलू रेड्डी का जो है एमएसआर का क्या लेना देना है, कितने पैसे लगे, क्या है, इसकी अगर वो ब्यौरा देंगे तो जनता को सहूलियत होगी ईमानदार का सर्टिफिकेट असेस करने में। तो आज जो है हम यही बताने आए हैं कि इन सब इलीगल गैर कानूनी चीज़ों को लेकर जिस तरीके की धोखाधड़ी दिल्ली की जनता के साथ हुई है और जो बहुत बड़ा जो है स्कैम ही कहेंगे, उसका ब्यौरा जो है तथ्यों के आधार पर अगर केजरीवाल जी देते हैं तो हमें जो है सहूलियत हो जाएगी। और इनको ऐसी आफत क्या आई कि इनको अर्जेंट नोट सर्कुलेट करना पड़ा बिना 48 घंटे का नोटिस दिए, क्योंकि कोई भी पॉलिसी नोट है उसमें कोई मरने जीने वाला नहीं, कोई आग नहीं लगी, कोई आपदा नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, तो 48 घंटे के नोटिस के बिना बिना एजेंडा सर्कुलेट किए हफड़ तफड़ में इनको ये कागज़ क्यों साइन करने पड़े, और ये ज़रा हम सबको बता दें। तो बेसिक जो हमारी बात है वो यही है कि जो अल्कोहल के ऊपर, लिकर के ऊपर टैक्सेस लगते हैं, वो टैक्सेस जनता के काम आने वाला पैसा है, लेकिन इन्होंने लगातार लिकर कंपनियों को, माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ निर्णय लिए हैं और सीधे सीधे तौर पर वो लाइसेंसेस, वो निर्णय जो हैं उससे जो है जनता का नुकसान हुआ है, जिसमें वेवर ऑफ फीस इत्यादि इन्होंने दिया है। अब इसी बात को मैं जो अंग्रेजी चैनल्स हैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि इन अ नॉन कन्फर्मिंग मैनर एंड इवन वार्ड्स, मैं डिटेल में नहीं जा रही, ये सवाल मैंने पूछ लिए हैं, एक वार्ड के अंदर 2 ठेके खोलने का, फिर 2 से अधिक खोलने का, उसकी भी कोई परमिशन नहीं थी, वो भी इन्होंने काम किया है। जो पीनल एक्शन जिन लोगों के खिलाफ होना चाहिए था वो पीनल एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि उनके जो पेट लाइसेंसेस है वो कैंसिल होने चाहिए, वो नहीं हुए। जो स्कूल आदि हैं उनके आसपास ठेके खोलने का, मार्केट प्लेसेस जहाँ पे महिलाएं, और जैसे साउथ एक्स मार्केट है, कोटला में ऑलरेडी एक ठेका चलता था, एक और इन्होंने खोला, जनता की हाहाकार मची, महिलाओं के ग्रुप, सिविल सोसाइटी और सबने इसका जो है विरोध किया। बावजूद उन तमाम चीज़ों के इन्होंने अपनी लाइसेंसिंग पॉलिसी नहीं बदली और जो नुकसान हुआ वो देश की जनता और दिल्ली की जनता का हुआ, क्योंकि इन्होंने लिकर माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए जो है पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट किया। और आई कैन ओनली से दैट ऑल दिस exercise was undertaken with ulterior motives which do not meet the eye, and what kind of losses have happened to public exchequer can only be, it's only for everybody to guess that what kind of monetary transactions have taken place is what we all wish to understand. And this so-called the sticker of Imandar Sarkar will be given to you later when you decide to answer us on facts. The very first fact is on 25th October 2021,
This was a notice issued by Excise Department of Delhi to the companies concerned who were part of the cartelization process in tendering process itself. What happened to this notice? What action was taken? What investigation happened? Whether any action was taken or not undertaken is what we want to understand. And please answer specifically pertaining to the notice, and don't talk about Imandar Beiman Sarkar. The second question is on 14 July 2022, 1 week ago, without a cabinet note, without an approval, 144.26 crore was waived off from the liquor cartel. And this was done without adequate approvals, without proper notice to the Lieutenant Governor and other authorities who, as part of processes, approvals need to be taken in a process and rule-bound manner, which has not been done. And then when you issue tenders and someone qualifies under L1, that's the first tender, in those circumstances, there is something called earnest money deposit, EMD. And in case that L1 processee does not process further, does not take appropriate action in furtherance to the intention of participation in the tender, in those cases, the earnest money deposit is forfeited by the government. And in this case, the earnest money deposit was of 30 odd crores, which was waived off. And again, the waiver happened without adequate approvals from the cabinet and other such authorized people concerned. Then 50 rupees per case in case of imported beer was waived off. Now that is a straightaway loss to the exchequer and public money. So he's someone who's been squandering public money. Rupees 50 per case, which would have added to the coffers and the treasury of Delhi government and would have been used by the people of Delhi, was waived off in favor of a company so that foreign liquor could enter the market at a cheaper rate. Then there is another waiver, which was there's a company called Khaugali, which is blacklisted company. How was this blacklisted company allowed to participate in the tendering process itself? And 2 zones have been allocated to this particular company. In the process of tendering, cartelization is prohibited. And in this case, the sincere request is to investigate this particular part, that Manguta is one company, Indospirit is another company, and Khaugali is the third company. These companies formulated a cartel, and through the cartelization process, and at the back, I mean, I have no knowledge, but I would want everyone to investigate. Is this Srinivasalu Reddy, MSR, whose money is behind these companies? That needs to be brought forward, and Mr. Kejriwal can answer. In fact, in respect of cartelization, the blacklisted companies cannot participate. The manufacturers of the alcohol cannot be the distributors. That's another point in the entire tendering process. In this case, the manufacturers were also the distributors. That is where this tendering process was wrong. And all this happened under the leadership of Mr. Sisodia, and Mr. Kejriwal was the one who was chairing these meetings. I think they both need to come forward and answer these questions. खास तौर पर ये तो पता चलना चाहिए कि जो अल्कोहल बनाने वाली कंपनियां हैं, वो कंपनियां कभी भी बेचने वाली कंपनी नहीं हो सकती, तो वो भी टेंडरिंग प्रोसेस से प्रोहिबिटेड है, लेकिन इन्होंने वो काम भी किया. So I think we've asked these questions, and I would request Mr. Kejriwal to specifically answer these questions. ये सब प्रश्नों का वो जवाब दे. तो ईमानदार बेईमानी का जो तगमा है वो तो दिल्ली की जनता आपको लगाएगी और देश की जनता देख रही है, लेकिन इधर उधर की बात नहीं करें और सीधे प्रश्नों का सीधा जवाब दें, तो हम सबको तगमा देने में आसानी होगी. इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार. कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए.
See, all I can say at this moment is that the documents are there, signatures are there. People who were involved in the policy change without taking adequate permissions is all there. One of the ministers is in jail, who on the charges of money laundering. Other ministers' name is cropping up in excise related issues. Under these circumstances, I think the leader, the leader of such people, Mr. Kejriwal, must come in the open and answer these questions. जो सवाल अभी सबसे पहले मैं एलजी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी भी आंदोलन कर रही थी कि नई शराब पॉलिसी जो उसके खिलाफ और वो उसमें भ्रष्टाचार है, और आज बड़ी खुशी है कि एलजी साहब ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। भारतीय जनता पार्टी इसका बहुत ही स्वागत करती है, इससे भ्रष्टाचार एक्सपोज होगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जो मुद्दे लिए गए, जिसको अभी मीनाक्षी जी ने जिक्र किया है, इन मुद्दों के अलावा भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं इसमें, इस शराब नीति में, जिसकी भी जांच होने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको ध्यान कराना चाहता हूं कि जिस समय नई शराब नीति अनाउंस हुई, उस समय 2.5% जो कमीशन है वो 2.5% कमीशन शराब की जो ठेकेदार उनको दिया जाता था, जिसको बढ़ाकर 12.5% किया गया। सीधे 10% का फायदा शराब माफिया को देने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। दूसरा एक सवाल है कि क्वालिटी कंट्रोल, जो शराब बिकेगी उसकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट एजेंसी की लैब होती थी, लेकिन इस नई शराब नीति में छूट दी गई कि जो नई शराब की मैन्युफैक्चरर हैं वो अपनी खुद लैब बनाए और खुद ही चेक करे और खुद ही सर्टिफिकेट दे। तो एक बहुत बड़ा एक सवाल है, क्योंकि शराब माफिया जिस तरह से शराब बेचेंगे और सस्ती बेचेंगे, स्कीम लगाकर बेचेंगे, 1+1 बेचेंगे, तो क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होगी, क्योंकि उनकी खुद की लैब होगी, वो खुद ही सर्टिफिकेट देंगे। इस बात की भी जांच होनी चाहिए। दूसरा, जिस तरह से शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए भारत के इतिहास में हर राज्य में धार्मिक और पवित्रता के आधार पर 21 ड्राई डे दिल्ली के अंदर अभी तक आजादी के बाद थे, जिसको शराब माफिया के दबाव में, उनके कारण से उनको फायदा पहुंचाने के लिए उन 21 ड्राई डे को कम करके 3 कर दिया गया। मैं आज केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, क्या गुरु नानक जयंती, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, होली, दीपावली, मुहर्रम, ईद, इन सब त्योहारों पर भी शराब बिक्री होगी? और आप सब लोगों को पता है किस तरह से त्योहार के दिन में जब लोग फ्री होते हैं तो जो शराब लगभग 20,000 करोड़ की शराब दिल्ली में पर एनम बिकती है, वो जाकर उन दिनों में सबसे ज्यादा बिकेगी। और ये सब किया गया है शराब माफिया को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने के लिए। ये वही केजरीवाल जी हैं जो ये कहते थे स्वराज आंदोलन में, जब इनकी सरकार नहीं बनी थी तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसके संपादक के रूप में उन्होंने, आशीर्वाद के रूप में अन्ना हजारे जी ने उसको संपादकीय लिखी थी, और उसमें केजरीवाल ने कहा था कि कोई शराब का नया ठेका खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि नया ठेका खुलता है तो सोसाइटी में तनाव होता है, और अगर नया ठेका कोई खुले तो महिला और जो आरडब्ल्यू है वो संगठनों से बात की जाए। मैं आज केजरीवाल जी नई शराब नीति लागू की, जिसमें 250 से बढ़ाकर लगभग 1000 ठेके खोल दिए। वो अनऑथराइज कॉलोनी में खोले, वो गांव में खोले, वो गली मोहल्ले में खोले, जहां मास्टर प्लान उसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ये काम किया। आज पूरी तरह स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी के 2 मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, चाहे पंजाब हो दिल्ली हो, दोनों मंत्री जेल में है, और सत्येंद्र जैन जी को तो बेल भी नहीं मिली है। और केजरीवाल जी जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल गए थे उस दिन भी यही कह रहे थे, वो कह रहे थे कि सत्येंद्र जैन निर्दोष हैं, वो बरी होंगे, और वो खुद ही वकील बन गए थे, खुद ही जज बन गए थे, और उनको उन्होंने
क्लियरेंस दे दी थी, एनओसी दे दी थी अपनी तरफ से, और आज वही काम वो इस शराब नीति पर, इस सीबीआई जांच पर भी वो यही बात कह रहे हैं। तो ना तो वो संविधान को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं। जो केजरीवाल कहें वही सही। आज केजरीवाल जी भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए हैं। भ्रष्टाचार यानी अरविंद केजरीवाल। कोई भी पॉलिसी बिना भ्रष्टाचार के वो लाते नहीं हैं। चाहे वो डीटीसी की नई बसें खरीदनी हो, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड की बात हो। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मनीष सिसोदिया जी, जो इस लिक्कर पॉलिसी के सबसे बड़े हिमायती है, उन्होंने जिस समय अनाउंसमेंट किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्कर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं पर शराब के ठेका 10 किलोमीटर है, कहीं 1 किलोमीटर है, तो दिल्ली में हम बराबर दूरी पर शराब के ठेके खोले जाएं, इसके लिए हमें नई शराब नीति ला रहे हैं। मैं मनीष सिसोदिया जी से पूछना चाहता हूं कि आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप पानी, वाटर की लिए आप सरकार में आए थे, जनता ने इसलिए चुना था। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन के लिए आए थे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीवरेज सिस्टम के लिए आए थे। शराब की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जनता ने आपको नहीं चुना था। लेकिन आपका काम, आपका इंटेंशन गलत था, क्योंकि आपको हजारों करोड़ रुपए शराब माफिया से पैसा लेना था, भ्रष्टाचार करना था, इसलिए आपने ऐसी पॉलिसी की। मैं एक बात का जिक्र और करना चाहता हूं कि जिस तरह से सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एजुकेशन मॉडल में एक बात करते हैं हैप्पीनेस क्लास की। आपको पता है हैप्पीनेस क्लास क्या है? ये हैप्पीनेस क्लास इनकी है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शराब पिलवाओ, ये उनका हैप्पीनेस क्लास का मॉडल है। और इसीलिए आज जब अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर शराब के ठेके खोले गए, महिला संगठन आगे आए और उन्होंने विरोध किया, तो आपने भी देखा होगा कई जगह बाउंसर बुलाकर, गुंडे बुलाकर उन महिलाओं को, बहनों को और उन युवाओं को पिटवाया गया, क्योंकि केजरीवाल जी चाहते हैं गली मोहल्ले में युवा शराब के नशे में डूब जाए और फिर वो सही बात नहीं कह सके और पढ़ाई लिखाई नहीं कर सके। ये काम अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। मैं आज सीबीआई जांच का तो स्वागत करता ही हूं, लेकिन केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने बेशर्मी ओढ़कर उस अपनी बातों को हमेशा सच कहने का कारनामा करते हो। पंजाब में जाकर आप कह रहे कि नशा बंदी करेंगे। गुजरात अभी गए, कह रहे यहां पर शराब बंदी है, हम इसको अच्छी तरह लागू करेंगे। ये दोमुहा, ये दोगलापन आप छोड़िए। दिल्ली के अंदर जो आपने हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया, उसका सच्चाई तो सामने आने ही वाली है। ये जो शराब की नई नीति है, इसके कारण से जो हजारों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार करके इसका फायदा जो पंजाब में और आम आदमी पार्टी को मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने फायदे के लिए नई शराब की नीति लाए हैं। मैं इसकी सीबीआई जांच का बहुत स्वागत करता हूं। और एक बात जरूर कहना चाहता हूं केजरीवाल जी कि डुबा दी दिल्ली दारू में, आपने डुबा दी दिल्ली दारू में, पर पानी तुम ना पिला पाए। ठेके तुमने बढ़ा दिए, पर स्कूल एक भी ना बना पाए। पीने की उम्र घटा दी तुमने, पर प्रदूषण तुम ना घटा पाए। और नशा बांट दिया युवाओं में, पर रोजगार तुम ना दिला पाए। सर जी, आपके इन करतूतों में निश्चित रूप से बहुत बड़े करप्शन और भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी चुप हम नहीं बैठेंगे। कल हम एक प्रचंड प्रदर्शन दिल्ली में इस पॉलिसी के खिलाफ, जिस तरह हमारा आंदोलन चल रहा था, हम एक प्रचंड प्रदर्शन करने वाले हैं। कल केजरीवाल जी के ऑफिस पर, घर पर, कहीं पर भी निश्चित होगा, हम इस प्रदर्शन को करेंगे। यही बात हमें कहनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बहन मीनाक्षी लेखी जी और श्री आदेश गुप्ता जी के बोलने के बाद बहुत कुछ मेरे पास बोलने के लिए नहीं है। जो सवाल मीनाक्षी जी ने, आदेश जी ने मीडिया के समक्ष उठाए हैं, ये सभी सवाल हमने विधानसभा में उठाए हैं और सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। मैं केवल 4 सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं। वे बताएं
कि उनकी सरकार ने ये घोषणा की कि दिल्ली में लगभग 272 जो नगर निगम वार्ड्स हैं, सभी में 3-3 शराब के ठेके खोले जाएंगे। और दिल्ली विधानसभा के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया ने स्वीकार किया कि दिल्ली में 100 ऐसे नगर निगम वार्ड्स हैं जहां मास्टर प्लान शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है। तो मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके रेजिडेंशियल एरियाज में शराब के ठेके क्यों खोले गए, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। दूसरा जो हमारा सवाल है कि इन्होंने शराब सर्व करने का समय जो है वो 11 बजे से बढ़ाकर प्रातः 3 बजे तक कर दिया गया। और जो तीसरा हमारा जो सवाल है जो बहुत ही मजेदार है, हाउस के अंदर ये कहा गया कि दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों को शराब पीने के तरीके सिखाएगी और उसके लिए दिल्ली में 5 स्कूल खोले जाएंगे। ये बात भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने विधानसभा के अंदर कही। और चौथी बात कितनी मजेदार है, दिल्ली के अंदर सैकड़ों बार मालिक हैं, पहले वो कहीं से भी शराब खरीद सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस नई पॉलिसी में यह प्रोविजन कर दिया कि बार मालिक केवल इन्हीं शराब के ठेकेदारों से शराब खरीदेंगे, कहीं और से शराब नहीं खरीद सकते हैं। तो ये पहले कभी भी आजादी के बाद कभी भी इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। हम विधानसभा के अंदर भी ये बात कहते रहे कि ये जो नई शराब पॉलिसी है इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इसकी जांच सीबीआई करे। दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने सीबीआई से जांच करने के आदेश दे दिए हैं। हम ऑनरेबल एलजी के इस फैसले का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। So, one line which is in Hindi, "Chor ki daadi mein tinka," is what comes to my head. That the fact is that instead of being engaging in rhetoric, Manish Sisodia is going to be targeted. Nobody knew. He must be knowing. That's why he's speaking like this. I have no knowledge. Even till date, I have maintained that documents would have been signed by one or the other, and it's a matter of record. I have not said it's Sisodia or Mr. Kejriwal, whatever, but he's been chairing those meetings, number one. Number two, so far as the work done by his government is concerned, regarding the work done, I've raised these questions. Instead of engaging in rhetoric, he should answer these questions. And that would indicate what his government has been wanting to do or not wanting to do. That's all I can say. Anybody else? Yes, please. भाई फ्यूचर तो इनका क्या है वो ये देख के बताए ना। इनके जो कारनामे हैं वो ये बेहतर जानते हैं। मेरे को जानकारी नहीं है कि सिसोदिया जाएंगे या ये जाएंगे या कौन जाएंगे, मगर ये जानकारी इनके पास जरूर होगी कि किसके दस्तखत कहाँ पर है। हमारे पास जानकारी नहीं है। हम तो खाली कागजों के आधार पर क्या है, नियम के अनुसार रूल 57 है जो रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं, उसमें एक बार मैं चेक कर लूँ 47 है या 57 है, 57 ही है। तो 57 के मुताबिक अगर कोई भी गैर कानूनी चीज़ टेंडरिंग प्रोसेस में इसमें उसमें अनियमितता होती है तो उसको चीफ सेक्रेटरी फ्लैग ऑफ करते हैं। तो इस केस में भी चीफ सेक्रेटरी ने फ्लैग ऑफ करके वो एलजी के पास भेजा, उस पर कार्रवाई हुई है। कागज किसके, हस्ताक्षर किसके, जानकारी इनके पास है, तो ये जानते होंगे। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, पर अरविंद जी जैसी बात कर रहे हैं तो जाहिर है मनीष सिसोदिया के ही सिग्नेचर्स होंगे। ये अरविंद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। अरे अभी चलो मान लिया, मैं इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहती। हम
किसकी औलाद है, वो किसकी औलाद है, ये बादशाह जो है एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती, खास तौर पे जब वो मेयर्स का कार्यक्रम अटेंड करने के लिए ये सब नाटक कर सकता है। लेकिन विशेष बहुत छोटा सा है कि जो सवाल आपसे आपके लिकर पॉलिसी के पूछे गए हैं, आप बताइए 140.36 करोड़ आपने क्यों छोड़ा? आप बताइए 50 रुपए पर केस आपने क्यों छोड़ा? आप बताइए कि जहां टैक्स जो मिलता था हिस्सा लिकर वालों को 2.5% मिलता था, आपने बढ़ाकर 12.5% क्यों किया? आप ये या 10% जो टैक्स उनका था उसको घटाने का काम क्यों किया? आपने पैसा वापस क्यों किया? अर्नेस्ट मनी को वापस क्यों किया? ये सब चीजों के जवाब दीजिए ना जी। बाकी चीजें तो जांच का विषय है, मुद्दों पे बात कीजिए। नहीं नहीं, वो अच्छी बात है, ये तैयारी तो रहनी चाहिए। अगर गलत काम किए तो ये तैयारी सबका होना चाहिए, क्योंकि इस देश में जो नियम कानून बने हैं वो हमने नहीं बनाए। 2014 से पहले के नियम कानून हैं जो कि गैर कानूनी काम करने वालों पे लागू नहीं होते थे, अभी लागू होने शुरू हो गए, वो लागू होने चाहिए। और जिन्होंने गलत काम किया उनकी तैयारी भी रहनी चाहिए, क्योंकि देश के नियम कानून अपना काम करेंगे। So I'm back again. Look, I do not know the deeds of Mr. Sisodia. I haven't even named him. I do not know the deeds of Mr. Kejriwal. I have not named him in that sense. I have only named the people that he, in his leadership position, if there is a malpractice happened, who are the direct beneficiaries in those malpractices? Who are the people who have made a fool out of the public money, who have usurped the public exchequer's money? That's what they need to answer. They need to answer on these questions. Why have they chosen the policy they have chosen and legitimize the illegal gains? They have to answer that. मैं सिंगापुर से रिलेटेड जरा मैं एक नोट आपको पढ़ के बता देना चाहती हूँ। तो सिंगापुर से रिलेटेड मेरे पास एक मैं थोड़ा सर्च कर रही थी। The new form of coronavirus in Singapore is said to be very dangerous for children. It could reach Delhi in the form of a third wave. My appeal to the central government: 1, cancel all air services with Singapore with immediate effect. 2, work on vaccine alternatives for children on a priority basis. The Delhi Chief Minister said in a tweet in Hindi on Tuesday. And Singapore ke jo foreign minister the, Vivian Balakrishna, also slammed Kejriwal, saying politicians should stick to facts. There is no Singapore variant. This is the history of this man. This is how he's treated Singapore in the past. This is how he tried to create rift between India and Singapore, which is a friendly nation. Do you trust this person? I have nothing more to say. I have nothing more to say on this. Thank you. जो कैबिनेट नोट तैयार होना था उस पर कोई फर्जी नोट नहीं साइन कर सकता था। मेरे साथ बिदुड़ी जी बैठे हैं। कैबिनेट नोट पे इनके हस्ताक्षर नहीं चलते, कैबिनेट के ही हस्ताक्षर होते हैं। जिन प्रश्नों का सवाल, जो प्रश्न इनसे पूछे गए हैं उसका सीधे सीधे जवाब दें, और दिल्ली की जनता, देश की जनता तय करेगी कि किस तरीके के लोग हैं। धन्यवाद।